गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का वेरेंडा आईएएस के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। दिस इज मी सुप्रिया। आप सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, देश के फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स भी। आपका हर दिन हर एफर्ट एक लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है, सिविल सर्विसेज दैट इज। पर दोस्तों, सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नहीं होता। यूपीएससी को चाहिए सोचने वाले दिमाग, कॉन्टेक्स्ट समझने वाली सूझबूझ और हर इश्यू को मल्टी डायमेंशनल नजरिए से देखने की दृष्टिकोण। इसीलिए हम यहाँ रोज एक न्यूज़पेपर से वो सिलेक्टेड यूपीएससी रेलेवेंट आर्टिकल्स लेकर आते हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको एक एज देंगे। Today's index brings us a set of diverse yet highly interconnected issues, from coastal pollution due to nurdles in Kerala to evolving debates on the NEP 2020, from RBI's observations on remittance structures to the critical look at India's financial reforms, and to response on malaria infection. Every topic connects with multi-dimension of GS paper 1 to 4, as well as science and environment. So tighten your seatbelts. Let's not just read the current affairs. Let's decode them like UPSC wants us to. So let's begin with an alarming environmental issue here. The beaches of Thiruvananthapuram in Kerala recently had witnessed thousands of tiny plastic pellets called noodles washing as the shore. So these were released due to sinking of a cargo ship named MSC Elsa 3. This is significant because it is the first major nodal spill in India due to shipwreck. Nodals are raw plastic pellets used in manufacturing everything from bottles to bags. Once in the ocean, what they do is they absorb toxic chemicals and are often mistaken for food for marine life. इसका अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको जानना है तो ये जो नर्डल्स होते हैं वो पोल्यूशन इट इजंट न्यू टू ग्लोबल। इन 2021 एमवी एक्सप्रेस पर्ल डिजास्टर जो श्रीलंका में हुआ था, इट कॉज्ड मैसिव प्लास्टिक पोल्यूशन यहाँ इंडियन ओशन के एरिया में। While India has seen oil spills like the one in Chennai in 2017, plastic pellet spills are rare but potentially more dangerous due to their long-lasting microplastic impact. Think of noodles as thieves of plastic. They don't biodegrade and are very silent pollutant. They blend into the sand, enter food chains, and harm ecosystems very silently. So the event reminds us that India's marine pollution policies need to be more proactive, not just reactive. जब हम बीच पोल्यूशन की बात करते हैं तो आमतौर पे हम ऑयल स्पिल्स या गार्बेज के बारे में सोचते हैं, वो आ जाता है दिमाग में। लेकिन नर्डल्स का ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक गोलियां जैसे होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस वही होता है क्योंकि दिखाई नहीं देगा पर मरीन लाइफ को बहुत ही साइलेंटली डैमेज कर सकता है। ये इंसिडेंट हमें ये भी याद दिलाता है कि कोस्टल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर के लिए नहीं होती, मरीन एनवायरनमेंट का सस्टेनेबली मैनेज करना भी एक बहुत ही नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट होना चाहिए। और ये जो पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स जैसे मरीन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स होते हैं या इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनका एनफोर्समेंट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस या मरीन इकोलॉजी पे यू कैन रिलेट दिस थीम टू द आर्टिकल। और मेंस का जो GS3 है उसमें हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट या कंजर्वेशन जैसे थीम्स को इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्हेनेवर यू आर रीडिंग, उस एंगल से आप आर्टिकल्स को रीड करें। ये आर्टिकल में कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर मैं उसमें आपको थोड़ा सा शॉर्टली समझा देती हूँ। इफ जैसे टर्म्स हो गए, नर्डल्स जैसे होते हैं वो एक माइक्रोप्लास्टिक होते हैं जो मरीन पोल्यूशन के लिए नॉट जस्ट फॉर हमारे यूपीएससी के लिए भी नहीं, ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको अदरवाइज भी एक इशू समझने में मदद करेंगे। तो नर्डल्स जो होते हैं वो 1.1 to 5 mm साइज प्लास्टिक पैलेट्स होते हैं। They are called primary microplastic because they are manufactured in the small size and as raw materials for plastic products. अगर हम बात करें LDPE की, तो these are the two types of plastic polymers, low density polyethylene that is found in the bags, and जो HDPE है वो है high density polyethylene that is used in the bottles. अगर आप बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स की, तो ये इंक्लूड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स। दे आर फॉर्म्ड व्हेन बिगर प्लास्टिक्स आइटम्स ब्रेक डाउन अंडर सनलाइट वेव्स हीट की वजह से। तो ये भी 5 mm के अंदर ही होते हैं। दे इजीली एंटर फूड चेन्स वाया मरीन ऑर्गेनिजम्स। मरीन पोल्यूशन जैसे हमने अभी उसको एक्सप्लोर किया, इट्स अ ब्रॉडर अम्ब्रेला, बहुत सारी चीजें उसमें कवर होंगी। केमिकल रन ऑफ हो गया, डिस्चार्ज फ्रॉम शिप्स हो गए या कोई प्लास्टिक्स हो गए। These are the things that severely affect biodiversity, coral reefs and human health via seafood contamination.
ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स देखे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज देम इन योर आंसर राइटिंग। तो अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ नडल स्पिल तक सीमित नहीं है ना, ये जो प्लास्टिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ होते हैं, एलडीपी, एचडीपी हो गया, ये सारे माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो मरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। एलडीपी के जैसे जो प्लास्टिक होते हैं रिसाइकल होने में बहुत टफ होते हैं, और जब ये ओशन में जाएंगे तो सन, सॉल्ट और टाइम के साथ ये टूटकर और माइक्रो बन जाएंगे। तो ये माइक्रोप्लास्टिक जब फिश के थ्रू हमारे खाने में आता है तो डायरेक्टली हम ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा। मरीन पोल्यूशन का मतलब सिर्फ बीच गंदा है, गार्बेज है, ये नहीं होता। एक बायो एक्यूमुलेशन जो चेन है जो ह्यूमन सर्वाइवल को चैलेंज करता है। तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही एनवायरमेंटल कंसर्न है। पब्लिक हेल्थ की नजर से भी हमको इसको टैकल करने के जो सॉल्यूशंस हैं वो ढूंढने चाहिए। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेनेवर यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये जो आपने अभी नर्डल्स का सुना या कोई माइक्रोप्लास्टिक्स के नाम सुने, तो यू हैव टू मेंशन दैट इन योर आंसर्स, दैट विल एनहांस द आंसर। तो अभी हमने सारे बेसिक्स समझे। अभी हम समझते हैं कि ये इतना मैटर इंपॉर्टेंट क्यों बना। इट इज नॉट जस्ट अ लोकल पोल्यूशन इवेंट है ना, ये एक मल्टी डायमेंशनल इन्वायरमेंटल क्राइसिस बन सकता है। अगर इसको देखा जाए तो ये थ्रेट टू अ कोस्टल बायोडाइवर्सिटी एंड मरीन फूड चेन हो सकेगा। मरीन ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंकटन होते हैं, फिश होते हैं, often mistake nurdles for food. So this not only affects their health but disrupts the entire food web, right from the smallest fish to the apex predators. If we talk about the entry of nanoplastics into the food web, ये जो tiny fragment होते हैं plastics के, it further converts into nanoplastics and get consumed by marine life like shrimps, crabs and tuna, which then enter human consumption. ये तो बहुत ही लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे डिफिकल्टी इन क्लीनअप, traditional cleanup system like beach combining or nets can't efficiently remove the nurdles due to their tiny sizes. They also float and sink and disperse unpredictably with times. तो it becomes difficult. Exposes अगर ये जो disaster preparedness का एक gap है हमारा, इंडिया का जो disaster response system है focuses on oil spills or a visible chemical disasters, but there is no standard protocol for plastic spills, which highlights a policy gap. ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं होगा, एक पॉलिसी फेल्योर और हमारा जो एक प्रिपेयर्डनेस का लूपहोल है उसमें भी है। जब मरीन फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो उसका असर सिर्फ इकोलॉजी पर नहीं, फिशरीज पे, फूड सेफ्टी पे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक हेल्थ पे भी पड़ेगा। और जब डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम्स नॉन ऑयल पोल्यूटेंट्स के लिए तैयारी नहीं है तो इट शोज दैट आवर कोस्टल गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीड्स अर्जेंट अपग्रेड। ये इंसिडेंट हमें क्या सिखाता है, एक सिग्नल देता है कि एक्ट नाउ और फेस लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल डैमेज। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है एंड व्हाट इट मींस फॉर इंडियाज फ्यूचर मरीन पॉलिसी। इमीडिएट रिस्पॉन्स की अगर बात करेंगे तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज मोबिलाइज्ड क्विकली. It clean up involved volunteers and even drone-based surveillances. Specialized rapid response team were deployed to handle not just the plastic but oil and hazardous waste as well. पॉलिसी रिफॉर्म की डिस्कस करेंगे तो एक इंसिडेंट इज लाइकली टू ट्रिगर एन अपडेट टू द कोस्टल रेगुलेशन जोन which are central to managing India's 7,500 plus coastline, जो अभी बढ़ गई है. Also, maritime safety regulation, especially concerning plastic cargo, are expected to be revised both domestically and internationally. अगर disaster preparedness की बात करेंगे so it's now clear that India needs a dedicated marine plastic spill protocol, just like we have SOPs for the oil spills and chemical leaks. ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन की अगर इम्पैक्ट की बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रिक्टर पैकेजिंग या कोई रूल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ये बहुत ही इम्प्रूव होना चाहिए. इंटरनेशनल शिपिंग लॉज होते हैं वो भी उनको भी हम रिवाइव कर सकते हैं. ये इंसिडेंट सिर्फ एक इकोलॉजिकल थ्रेट नहीं देखा जा रहा है, एक पॉलिसी वेकअप कॉल भी है हमारे लिए. हमारे जो मैरीटाइम लॉज हैं उनके लिए वो जो गैप है जो अब सरफेस पर आ गया है, तो वी नीड टू handle it. We need to reform the laws in a way where we can be prepared for such kind of incidents as well. CRC rules जो भी होते हैं ना वो बहुत ही static है, उनमें हमें अगर कुछ डायनामिक एंगल लाना है तो उनको ये सारे इवेंट्स भी उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे. शिपिंग रेगुलेशन की मैंने बात की आपसे, उसका भी अगर हम लोग थोड़ा एक स्टैंडर्डाइज रूल सेट करेंगे तो मे बी वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम इवन बिफोर हैपनिंग. Okay, so from environment to education. Let's talk about a reform that aims to rewire India's knowledge economy.
अगर हम बात करें हिस्टोरिकल एजुकेशन पॉलिसीज की, अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज लाइक द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो है, that was revised in 1992, but mostly focused on access and literacy, with very much emphasizing it on employability, skill development, and real-world applications. They helped improve enrollment, but failed to make education market relevant. ये हमने बहुत पहले भी देखा था. जो कोठारी कमीशन है, उन्होंने भी ये बोला कि it was one of the first comprehensive attempts to connect the education with national development. But despite good intent, implementation lacked the practical linkages with industry and economy. This is the gap that persisted for decades now. When we got this new education policy 2020, this is India's first holistic education reforms after 34 years, built on 4 strong pillars: access, equity, quality, and affordability. You see how this is going to try and make learning more interdisciplinary, inclusive, and globally aligned. Introducing skill building, vocational exposure, coding from school level, इसके जैसे flexible subject choice होंगे. आप देखोगे NEP 2020 के आने से एजुकेशन सिर्फ एक बहुत ही रूट लर्निंग नहीं, बल्कि एक एजुकेशन को एक होलिस्टिक तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां पे हम क्लासरूम लर्निंग और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर दोनों को एक बैलेंस में रख पाएंगे. पहले की पॉलिसीज ना लिटरेसी और एनरोलमेंट पे बहुत फोकस करते थे, लेकिन NEP ने नए जमाने के उनके लिए एक मल्टी स्किल रेडी स्टूडेंट्स बनाना ट्राई किया. और सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल को एक फाउंडेशन बनाया, जहां पे जेंडर पैरिटी जैसी चीजें हो, रीजनल पैरिटी हो या वोकेशनल ट्रेनिंग हो, सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंस मिली है. यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए NEP लगातार न्यूज में है, तो उनके फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मेंस में भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की अगर बात करेंगे या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप हो, सोशल इक्विटी हो, इसमें भी आप इनको रिलेट कर सकते हैं. तो मेक श्योर आप ये जो क्वेश्चन है, NEP का जो टॉपिक है, वो बहुत ही थोरोली प्रिपेयर करें. आप फैक्चुअल कोई डेटा हो, कीप रिवाइजिंग इट. आई हैव अटैच्ड द लिंक below this video for the notes as well, so do read that. मेंस आंसर राइटिंग में कभी आप कोशिश करेंगे NEP के बारे में कुछ आ जाए तो, या एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में अगर कुछ बात हो, तो ये जरूर फॉलो करें. कोठारी कमीशन की मेंशन करें, NEP 2020 को मेंशन करें, उनके फीचर्स या क्या नयापन लेके आया है, यू कैन मेंशन दैट एज वेल. अब हम इसका कुछ थोड़े जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पिलर्स है जो बहुत ही बियॉन्ड द पॉलिसी है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ये एक बहुत ही कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम की तरह एक्ट करता है, दैट एम्स इन एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग, flexibility, multilingualism, and employability. The idea is to prepare students not just for exams, but for life and the market. If you talk about the academic bank of the credits, ये डिजीलॉकर जो होता है, ऐसे ही समझना, वो भी एजुकेशन के लिए, where students can store and transfer credits earned across multiple institutions. तो इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबल एग्जिट मिलेगी एंड री एंट्री इन एकेडमिक प्रोग्राम्स, एस्पेशली दैट विल बी यूजफुल इन टुडेज गिग इकोनॉमी. इफ यू टॉक अबाउट स्ट्राइड, स्टार्स, ऐसे फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, तो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है. स्ट्राइड तो एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, और स्टार्स की देखें तो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोनॉमी को वो रिप्रेजेंट करता है. दे कनेक्ट इंडियन स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इनोवेशन. इंडस्ट्रियल एकेडमिया लिंकेजेस की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल शिफ्ट फ्रॉम थियोरेटिकल टू प्रैक्टिकल लर्निंग देखेगा NEP. इट विल पुश अप between universities and companies for curriculum design, internships, live projects, and the real world problem solving approach. ये इसका NEP का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, वो एक बहुत ही स्टूडेंट सेंट्रिक विजन है. अब स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं, जॉब मार्केट और इनोवेशन इकोनॉमी के लिए तैयार होंगे. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का मतलब है अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड के उनके लिए एक कॉलेज में रहना जरूरी नहीं होगा. आप एक सेमेस्टर DU में पढ़ सकते हैं, एक IIT में, और क्रेडिट्स जो है फॉलो फॉरवर्ड होते जाएंगे. और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि अब रिसर्च और इंटर्नशिप इकोसिस्टम में जो है कॉर्पोरेट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे. जॉब रेडी बन जाएंगे स्टूडेंट्स, बस डिग्री होल्ड करने का लिमिट नहीं रहेगा. प्रीलिम्स के लिए ये जो थीम्स है ना, ये जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट्स के, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है.
गवर्नमेंट स्कीम्स। और आप देखना ये जो मेंस में आप जब भी इसका आंसर लिखोगे क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट में लिए हैं टू इम्प्रूव दिस, एनईपी के क्या क्वालिटीज हैं, यू ट्राई एंड मेंशन दैट। अभी हम एक्सप्लोर करते हैं कि जो एनईपी के इम्पैक्ट्स रहे हैं, व्हाट आर दोस ऑन द रियली डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली क्या हो रहा है। अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो पॉलिसी इज वेरी एक्टिवली प्रमोटिंग अप्रेंटिसशिप्स, इंटर्नशिप एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये जो है बहुत ही मेजर शिफ्ट है फ्रॉम थ्योरी हेवी क्लासरूम्स टू hands on practical learning. This will help reduce the dropout rates and prepare students for the modern workforce. If we talk about the global academic visibility, Indian institutions are climbing up global ranking, especially the QS World University ranking. That means we are slowly gaining recognition for research output, academic quality, and global competitiveness. If we talk about the research and innovation, under NEP, India has set up 242 research and development cells. These are aimed at enhancing domestic innovations, industry partnerships, and original problem-solving capabilities. अगर आप बात करें women employment की, the female employment rate has risen from 70.2% in 2004 to 5 to 30.7% in 2024. It will provide social equality और एक inclusive approach लेके आएगा, जिसका NEP. इनका इम्पैक्ट जो है एक सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक गेटवे बनता जा रहा है एनईपी का। जब इंटर्नशिप और जॉब ट्रेनिंग एजुकेशन का पार्ट बन जाएंगे तो स्टूडेंट सिर्फ डिग्री पे फोकस नहीं करेंगे, करियर के लिए भी एक बहुत ही रेडी हो जाएंगे। वुमेन एम्प्लॉयमेंट का जो स्लो राइज देखा था हमने पिछले कुछ सालों में, अभी थोड़ा वो बढ़ रहा है। एंड जेंडर इक्विटी अब सिर्फ बातों में नहीं, एक ग्राउंड लेवल पर देख पा रहे हैं हम लोग। तो वो एक ग्लोबल रैंकिंग जब बढ़ेगी हमारे इंडिया की, हमारे लिए सॉफ्ट पावर का एक टूल बन जाता है ये। अभी जानते हैं इनके एनईपी 2020 के इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे फ्यूचर में, व्हाट इट होल्ड्स फॉर इंडिया इन फ्यूचर, नॉट जस्ट इन क्लासरूम्स बट अक्रॉस इकोनॉमी, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप। एजुकेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकता है विद स्किल्ड industry aligned workforce. NEP aims to create an innovation led economy. Think of it this way, the policy is transforming education from a degree factory to growth engine. If we talk about youth demographic utilization, India has the world's largest youth population, but the demographic dividend only pays off when the youth are employable and skilled. NEP bridges this gap through vocational training, flexible curriculum, and real-world exposure. If we talk about inclusive innovation culture, इसमें भी बात करेंगे जो NEP जो है emphasizes R&D focused universities. The idea is to foster grassroots innovation, especially in tier 2 and tier 3 cities, ensuring that no region is left behind in India's knowledge economy. If we talk about reduction in structural unemployment, structural unemployment is when people have the degree but have no relevant job skills. तो NEP जो है ये टैकल करेगा with career flexibility, academics credits, skill based courses, thereby reducing the education job match. NEP को हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह नहीं बल्कि एक विजन के तरह देखेंगे, जहां पे वी विल हैव अ न्यू इंडिया, जहां पे यूथ जो है बहुत ही काबिल और प्रोडक्टिव बनेंगे। जब एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स देता है तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती नहीं है, एक ओवरऑल इकोनॉमी में भी ग्रोथ दिखता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन में होता है। और जब हर शहर हर गांव में यूनिवर्सिटी से इनोवेशन निकलेगा, तब हम सिर्फ मेक इन इंडिया पे नहीं, इनोवेट इन इंडिया पे भी फोकस कर पाएंगे। इससे एक बहुत ही समावेशी डेवलपमेंट होगा, जहां हर स्टूडेंट को इक्वल मौका मिलेगा। एक ये इक्विटी और सोशल जस्टिस दोनों का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, सो लेट्स नाउ शिफ्ट आवर फोकस टू अ वेरी क्रिटिकल पिलर ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, दैट इज financial sector. While reforms have been steady, experts believe the systems now need another wave of transformation. Historical reform journey के बारे में अगर देखोगे financial sector के, तो ये जो 1991 के बाद जो LBG phase आया था, Narsimhan Committee reports of 1991 and 1998 laid the foundation of modern banking in India with the reforms like, capital adequacy, asset classification, transparency in non-performing assets, etc. Post 2008 की अगर बात करेंगे तो after the global financial crisis, regulations tightened, but India's financial inclusion efforts like Jan Dhan Yojana,
outpaced regulatory outside, leading to shadow banking sectors and NBFCs operating in a very gray zone. Current challenges what we face is despite the strong regulatory frameworks like SEBI Act, Banking Regulation Act, and recent efforts like Bharat Bonds, ETFs, there are still a deep-rooted structural gaps seen. Poor credit discipline, delayed resolution of bad loans, a weak enforcement of financial laws. ये सारे challenges अभी भी हमको देखने मिलते हैं. एक मजबूत इकोनॉमी की बैकबोन होती है उनका फाइनेंशियल सिस्टम, लेकिन अगर यही सिस्टम थोड़ा सा अनरेगुलेटेड हो या फ्रैगमेंटेड हो तो इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा. जो नरसिम्हन कमेटी की हमने बात की, उन्होंने ना बैंकिंग को रिवाइव किया था, लेकिन आज के इस कॉम्प्लेक्स डिजिटल और शैडो फाइनेंस इकोसिस्टम के लिए एक नए फाइनेंशियल पॉलिसी की जरूरत है. एनबीएफसी जैसे इंस्टीट्यूशन जब रेगुलेशन से बच निकलते हैं तो रिस्क पूरी इकोनॉमी पर आ जाता है. तो रिफॉर्म्स 2.0 अब और डिले नहीं हो सकता. आगे बढ़ने से पहले let's try and understand few core financial concepts. I'll try my best to explain it to you, which often appears in both prelims MCQs and means analytical questions. बात करते हैं BFSI sector की, which stands for Banking, Financial Service and Insurance, the backbone of India's economy. It handles everything from lending to risk management and is very central to economic stability and its movement. Corporate bonds की बात करेंगे तो these were the companies where raises capital by issuing bonds directly to the investors instead of borrowing from banks. India's bond market is still underdeveloped compared to countries like US. They are limiting to long-term infrastructure funding potentials. अगर हम ultimate beneficial owner की बात करें तो this refers to real person who ultimately owns or controls a business or account. UBO identification is crucial to tackle money laundering, tax evasion, and shell companies. If we talk about the shadow banking, it includes the NBFCs and similar institutions that perform financial functions outside the strict banking regulatory net. Though these are useful, these entities often pose systematic risk due to less oversight. अगर हम zero coupon bonds के बारे में बात करें तो these bonds don't pay regular interest. Instead, they are issued at a discount and they are redeemed at full value. तो इससे क्या होता है? This make them a very low cost funding tool for governments or institutions. कभी भी ये टर्म्स जो है थियोरेटिकली आप इसको मत लीजिए. यूपीएससी में भी ना एग्जाम्स प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये. शैडो बैंकिंग को समझिए, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस फर्म्स जो होते हैं उनको समझिए. बैंकिंग जैसे काम करते हैं एनबीएफसी, लेकिन उन पर आरबीआई का फुल कंट्रोल नहीं होता. इसी वजह से एक बहुत ही रिस्क फैक्टर होता है. यूबीओ का मतलब होता है किसी भी कंपनी या ट्रस्ट ना असली मालिक कौन है. जब ये होता है तो उससे हम उनको ट्रेस कर पाते हैं. ट्रांसपेरेंसी बहुत ही क्रूशियल है इन मामलों में. ये जो जीरो बॉन्ड्स होते हैं बहुत ही स्मार्ट तरीका है पैसा बनाने का, विदाउट रेगुलर इंटरेस्ट बर्डन के पैसा उठा सकते हो आप. ये एक बहुत ही अच्छा टूल है. Now let's try and understand what are some financial sector की कुछ challenges हैं that policy makers and regulators continue to face despite हमने इतने सारे decades of reforms देखे हैं. अगर हम बात करेंगे तो nomination confusion की, there is no uniform nomination process across banks, mutual funds and insurance. This leads to confusion for legal hires, delay in asset transfers and rising consumer grievances. If we talk about shallow corporate bond market, even with NSE debt platform, investor participation remains very limited. A robust corporate bond market is very vital for infrastructure funding and economic resilience. Yet India still relies too heavily on bank for long-term credit. If we talk about shadow banking threat, NBFCs जो होते हैं वो often operate in a very gray area, offering off-balance sheet financing that bypasses RBI strict norms. So this will create systematic risk, है ना. UBO के बारे में बात करेंगे तो even though UBO norms exist, enforcement is very patchy. Funds are often routed via tax havens like Mauritius, raising very severe red flags of money laundering, shell companies and tax evasion. जब भी फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग, एक इकोनॉमिक का इंजन होता है ये, और एक ट्रस्ट का भी पिलर है. जब नॉमिनेशन प्रोसेस यूनिफॉर्म नहीं होगी तो आम जनता का जो पर्सनल लॉस, उसके बाद फाइनेंशियल एक्सेस को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा उनको. और जब कंपनीज मॉरिशस के थ्रू पैसा घुमाने लगे तो गवर्नेंस पर सवाल उठेंगे. तो ये सिर्फ पॉलिसी का ही नहीं, एथिक्स का भी बहुत बड़ा इशू है.
शैडो बैंकिंग और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट आप देखोगे तो उनके जैसे सेक्टर्स में रेगुलेटरी रिफॉर्म्स अर्जेंट है, क्योंकि वहां पे बहुत ही साइलेंट रिस्क हो रहा है। तो ये सारा इंक्लूड करके we need to reform in a such a way where we will be able to handle this kind of challenges. So now we move to the way forward. What India must do to strengthen its financial sector in line with global standards and investor expectations. बात करेंगे harmonized nomination laws की. A unified and digital nomination process across the banking and insurance and mutual funds will reduce legal confusion and build trust among all small investors. If we talk about strengthening the bond markets, India needs to broaden participation, bring in more retail investors, and introduce more innovative instruments like green bonds हो गए या municipal bonds हो गए. तो ये क्या करेंगे? It will ensure companies that don't rely solely on banks, they can tap direct capital access. If we talk about the higher UBO transparency, real financial transparency begins with knowing who owns what. Stronger UBO disclosure norms will help fight money laundering, prevent shell companies' misuse, and improve India's FATF compliance profile. If we talk about shadow banking regulations, NBFC needs stricter oversight mechanism like risk-based supervision, real-time audits, and early warning systems that can prevent जो हमने पिछले भी टाइम में कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्राइसिस देखे थे वो अवॉइड हो जाए। तो हमारे ये जो रिफॉर्म्स रहेंगे, ये सोल्यूशंस रहेंगे, इससे हम पब्लिक का भी ट्रस्ट वापस ले आ सकते हैं। नॉमिनेशन कन्फ्यूजन को खत्म करने से क्या होगा, छोटी सेविंग्स और इंश्योरेंस प्लान वाले जो होते हैं उनमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। So this kind of solutions, if we get into picture, get into action, maybe it is a win-win for both, for economic side as well and for other people as well. Let's now analyze one of the most underappreciated contributors to India's foreign exchange reserve. Those are remittances. Record inflows की मैं बात करूंगी. India had received a staggering $118.7 billion in remittance इस साल. This highlights the increasing role of Indian diaspora in stabilizing India's current account and boosting domestic consumption. The rise of digital challenge की बात करेंगे तो over 73.5% of remittances were made via digital payment modes, reducing the transaction time and cost. This shift clearly reflects India's so I was saying ये जो digital payment की method है ये reflect करती है India's global push for fintech-led migration management. If we talk about advanced economics now dominates. Earlier, most remittances came from the Gulf GCC countries, but now 52% come from advanced economies like US, UK, and Canada, pointing to a rise in skilled migration. GCC रीजन की डिक्लाइनिंग की बात करें तो उनका जो शेयर है ड्रॉप हुआ है ऑलमोस्ट 50% से जस्ट 37%. ये इसीलिए हुआ होगा क्योंकि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होता है गल्फ स्टेट में, लोअर वेजेस होते हैं एंड वीजा एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बहुत ही शिफ्ट हुई है पोस्ट कोविड. रेमिटेंस जो है सिर्फ पैसा नहीं, भारतीय प्रवासियों का एक भारत के प्रति भरोसा भी है. आप आज आरबीआई का जो एक सर्वे बताता है कि डायस्पोरा सिर्फ गल्फ तक सीमित नहीं रहा. अब ये जो हमें एक शिफ्ट देखने को मिला, स्किल्ड माइग्रेंट बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमी में जा रहे हैं जहां से हाई वैल्यू रेमिटेंसेस हमें मिल जाते हैं. और जब डिजिटल चैनल से रेमिटेंस होती है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी हम एक बहुत ही और ट्रांसपेरेंसी भी दोनों में बढ़ाना देखने को मिलेगा. ये जो डेटा पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको समझने में मदद करता है कि माइग्रेशन पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और फॉरेन पॉलिसी एडजस्ट हमें उनके ऊपर अभी काम करना पड़ेगा. हम लोग कुछ फंडामेंटल्स ऑफ रेमिटेंसेस जानने की कोशिश करेंगे और टर्म दैट कीप्स कमिंग अप इन द इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ इन यूपीएससी पेपर. तो ये सारा आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा. रेमिटेंसेस होते हैं दे आर प्राइवेट मनी ट्रांसफर्स मेड बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड to their families in India. So now they are non-debt clearing inflows, meaning they don't come with a repayment obligation, making them a very safe and stable forex source. If you talk about balance of payment, होता है एक record of all economic transactions between a country and the rest of the world. Remittances are part of the current account alongside trade in goods and services.
डिजिटल चैनल्स की बात करें तो द डोमिनेंस ऑफ मोबाइल एप्स, फिनटेक एंड फॉर्मल बैंकिंग हैज रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक हवाला और मनी ऑर्डर्स एक्सेट्रा. This improves transparency, it reduces cost, and it will definitely strengthen the legal flow of the capital. If we talk about the GCC Cooperation Council, a six-nation Arab bloc, including UAE, Saudi Arabia, Qatar, which was once the largest source of remittance inflow for India, but now it is being overtaken by countries like US, UK, and Canada due to a high-skilled migration trend. FDI versus remittance की understanding के लिए, while FDI builds factories, remittances feed the families. They are stable, timely, and relatively immune to global capital volatility. Especially useful for household level consumptions and rural sustenance. Remittance को हम एक economic term से भी ज्यादा एक emotional connection के हिसाब से भी देखते हैं. जो कोई अगर एक बेटा है जहाँ एक बेटा या बेटी जो पैसा कमाते हैं एंड दे ट्रांसफर द मनी, ये पैसा उन घरों तक पहुंचता है जहां EMI, स्कूल फीस और जो हमारी रोजी रोटी का एक भरोसा इसी पे टिका होता है. डिजिटल चैनल्स ने इसको क्या किया है, एक बहुत ही इजी और सिक्योर बना दिया है. और जब ये पैसा लीगल और फास्ट रूट से आता है तो पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत एक बेटर ट्रैकिंग और प्लानिंग में मदद मिल जाएगी. और जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं FDI जैसे मैक्रो टर्म्स के बीच में, रेमिटेंस एक माइक्रो इकोनॉमिक लाइफलाइन बन जाता है जिसका असली इम्पैक्ट जो है हमें रूरल और सेमी अर्बन भारत में देखने को मिलेगा. ये जो डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, it reveals a critical inequality in India's remittance economy, the regional imbalance in who receives what. अगर हम बात करें महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु की, वो डोमिनेट करता है रेमिटेंस रिसीट्स में. These states benefit from long histories of overseas migration, skilled migrant population and strong migration networks and legal channels. अगर आप देखोगे states like बिहार, उत्तर प्रदेश and राजस्थान है, despite sending large number of migrants abroad, often to the Gulf, receives less than 6% of total remittance combined. This is why, because much of their migration is unskilled and temporary. Migrants earn very lower wages, तो उसके lack of formal banking access, उनके home district में, ये सारा भी मैटर करता है. तो this exposes the regional inequality in infrastructure, skill training and migration policy outreach. ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये UPSC की थीम से रिलेटेड होता है. You can remember that. ये चार्ट अभी जब हमने देखा तो ये भारत का जो डेवलपमेंट है एक बहुत ही बड़ा एक्सपोज करेगा फॉर ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटी. जब केरला या तमिलनाडु जैसे स्टेट्स डिजिटल स्किल्ड और लीगल माइग्रेशन प्रपोर्ट करता है तो उनके लोग हाई रिकमेंडेशंस भेज देते हैं. लेकिन अब बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स की बात करेंगे तो उनका जो गल्फ जाकर हार्ड लेबर करते हैं उनका कमाई भी बहुत कम होता है और इनफॉर्मल चैनल से भेजने की कोशिश करेंगे वो भी. तो ये बहुत ही क्लियर करता है कि माइग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग प्रोग्राम्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा, वरना देश के कुछ हिस्से डेवलप हो जाएंगे लेकिन कुछ हिस्से को इंक्लूड भी नहीं कर पाएंगे हम. सो लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक विद अ विजन कि व्हाट शुड इंडियाज फ्यूचर रेमिटेंस पॉलिसी लुक लाइक. RBI survey and global migration patterns offer clear signals for reforms. अगर हम skilled migration पे फोकस करें तो एक इंडिया को शिफ्ट करना होगा लेबर एक्सपोर्ट टू टैलेंट एक्सपोर्ट में. हमें इंडियन कुछ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, रिकॉग्नाइजिंग इंडियन क्वालिफिकेशंस इंटरनेशनली, easing overseas placement and visa process, ये हेल्प करेगा. A skilled migrant brings higher income and sends higher value remittance. If you talk about financial instruments, we need to channel remittances into formal investments. Remittance linked saving accounts होते हैं, bonds और mutual funds होते हैं tailored for very diaspora incomes. This deepens domestic capital formation and improves financial inclusion as well. साथ में. If we talk about household level data, capturing how remittances are actually used at the grassroots level will help design better state level development programs. Whether for education, be it for healthcare or even if microfinance की बात करें. If we talk about digital infrastructure, digital platforms must be made safer, more inclusive and regionally accessible होना चाहिए. Prioritizing fintech safety ensures rural household also benefits from the real-time low-cost flows. अगले 10 सालों में अगर भारत अपने माइग्रेशन मॉडल को सर्वाइवल बेस से एक स्ट्रेटेजिक एंड स्किल बेस्ड बनाता है तो रेमिटेंसेस जो है सिर्फ पैसा नहीं, हमारे लिए एक डेवलपमेंट का इंजन बन सकता है.
जब एक स्किल्ड नर्स या आईटी प्रोफेशनल अब्रॉड जाते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं, वो एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नॉलेज की भी उनको भी वापस ले आते हैं। और अगर उस पैसे को हम सेविंग्स, बॉन्ड या एमएसएमई इन्वेस्टमेंट में डालें तो वो और भी मल्टीप्लाई करेगा। फिनेंशियल लिटरेसी जो है और डिजिटल सिक्योरिटी को मिला देंगे हम तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हम चलते हैं। यही है फ्यूचर रेमिटेंस पॉलिसी का फाउंडेशन। So let's end today's session with an exciting scientific breakthrough, one that can change the way we fight a disease that haunted humanity for centuries: malaria. The breakthrough discovery है कि recent paper has published in Science Immunology revealed the formation of a very unique immune cell type called T follicular helper, TFH, like CD4 T cells during malaria reinfection. These cells coordinated stronger and more specific immune responses, which could pave the way for better malaria vaccines, a very long-standing scientific challenge. इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मलेरिया जो है स्पेशली बहुत ही डेडली प्लाज्मोडियम फैली, लेट मी गेट इट राइट, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम falciparum strain, has devastated tropical regions for centuries now. Despite awareness and research, eradication has remained very elusive due to complex parasite behavior and resistance patterns. अगर हम बात करें इंडियाज गोल ऑफ मलेरिया फ्री बाय 2030 अंडर जो हमने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन देखा था 2016 टू 2030 में, इंडिया एम्स टू एलिमिनेट इंडिजिनियस मलेरिया केसेस एंटायरली बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। तो अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं इसके चलते जो हमारे वैक्सीन डेवलपमेंट में चैलेंजेस आए बहुत ही डेकेड तक R&D करने से मलेरिया वैक्सीन हैव रिमेन्ड वेरी इनइफेक्टिव विद, जैसे मॉस्किरिक्स करके एक है, वो एक ही है जो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन है ऑफरिंग वेरी लिमिटेड प्रोटेक्शन। तो ये जो डिस्कवरी है अबाउट रीइंफेक्शन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, दिस कुड रिवाइव ग्लोबल वैक्सीन स्ट्रेटजीज। मलेरिया जैसे डिसीज जो होते हैं उनमें वैक्सीन बनाना बहुत टफ होता है क्योंकि पैरासाइट खुद बहुत स्मार्ट है, वो इम्यून सिस्टम से बचकर म्यूटेट करता है। लेकिन अब ये नया इम्यून सेल जो है वो रीइंफेक्शन के दौरान बनता है, एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जनरेट करता है। इसका मतलब ये है कि हम पहली बार टारगेटेड वैक्सीन पाथवे के बहुत ही करीब हैं और इंडिया का 2030 मलेरिया एलिमिनेशन का जो हमने गोल देखा उसको भी अचीव करने तभी कर पाएंगे जब प्रिवेंशन के साथ साथ एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज भी साथ चले। मॉस्किरिक्स जो है एक मॉडेस्ट स्टार्ट था, लेकिन अब नए सेल्फ रिसर्च के नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन की हमें तलाश है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मलेरिया पैरासाइट जो है और WHO वैक्सीन कौन से हैं बिकम्स इंपॉर्टेंट। पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स और सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं। So let's decode some important scientific terms that are central to understanding new malaria immunity research. Prelims के लिए हाँ कुछ हद तक important है। What is CD4 T cells? These are the white blood cells that act like commanders in the immune system. They activate and coordinate other immune cells when a pathogen like malaria enters the body. अभी T follicular helper यानी ये TFH cells क्या है? ये specialized subtype है CD4 का। उनका जॉब है बी सेल प्रोड्यूस करना। दे आर द ब्रिज बिटवीन डिटेक्शन एंड डिफेंस। इफ यू टॉक अबाउट टी सेल मेमोरी, so when you fight off an infection once, your body remembers it. This is called T cell memory. It ensures faster and sharper response during the reinfection. अगर हम एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की बात करें तो अनलाइक जनरल इम्यून रिएक्शन, दिस रिफर्स टू अ वेरी प्रिसाइज टारगेटेड अटैक ऑन अ नोन पैथोजन और एंटीजन. This is very crucial for vaccine effectiveness. If we talk about barcode TCR sequencing, ये ऐसा टर्म है जो think of it as a genetic barcoding for T cells. It helps scientists track how each immune cell reacts over time. Critical to understanding long-term immunity and designing a next generation vaccine को ये help करता है। साइंस जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तब लगता है जब हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझते। ऐसे इसको ये जो टर्म्स है जो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, मे बी इट वुड मेक योर अंडरस्टैंडिंग इजियर। तो जब भी आप ऐसा कोई आर्टिकल आगे पढ़ेंगे तो दिस कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इशू मच बेटर. So let's conclude our session by understanding how this recent discovery on malaria immunity could reshape global and Indian public health strategy. If we talk about the new generation vaccine,
This could finally lead us to T-cell focused vaccine, not just for malaria, but disease like TB, dengue, etc., where traditionally antibody-based vaccines have shown very poor results. ये जो रिस्पॉन्स है और नेक्स्ट जेन ये रिप्रेजेंट करेगा एक नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन की शिफ्ट के लिए फ्रॉम जस्ट ट्रिगरिंग एंटीबॉडीज टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सेल्युलर इम्यूनिटी. If we talk about the chronic disease management under the T cell response, it is a very crucial for autoimmune diseases, cancer, immunotherapy, and chronic infections. It can help fine-tune personalized medicine, tailoring treatment based on how each body responds immunologically. पॉलिसी इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ये जो डिस्कवरी हेड कैन सपोर्ट इंडियाज मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम by enabling T-cell vaccine trials in states. Also, it signals a need for very stronger biotech investment in immunology research, a very clear and intersection of science, health and governance. साइंस का असली इम्पैक्ट तभी होगा ना जब वो लैब से निकलकर पॉलिसी तक पहुंचे. ये जो नया टी सेल इंसाइट्स सिर्फ मलेरिया नहीं बल्कि टीबी जैसे बहुत ही जब हम कब से लड़ रहे हैं उससे उनको भी एक गेम चेंजर बन सकता है. ये आज इंडिया के लिए समझना जरूरी है कि पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस जो है टैकल करने के लिए R&D और पॉलिसी दोनों का सिनर्जी होना जरूरी है. इस डिस्कवरी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम ट्रायल से ट्रीटमेंट तक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाएंगे. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड. आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे एक रिसर्च पेपर से लेकर पॉलिसी तक का सफर हमें यूपीएससी सिलेबस का एक कोर थीम समझाता है. Don't forget to download today's detailed notes and practice questions using the link below the video. हम कल फिर मिलेंगे नए आर्टिकल्स के साथ और नए इंसाइट्स के साथ. तब तक के लिए सीखना मत छोड़िए. Keep revising. Thank you so much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.